एपिसोड 213 हवा का झोंका। अनन्या को एक हाथ से खींचते हुए वो इंसान आगे की ओर बढ़ रहा था। ईशान ने आगे आते हुए उसका रास्ता रोक लिया। उस इंसान के चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए उसने गुस्से में कहा, छोड़ो उसे। इस पर उस आदमी के होठों पर हलचल हुई। उसने हल्की तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तड़प रहा हूं मैं इसे पाने को, तू कहता है छोड़ दूं इसे। ईशान को यह आवाज काफी जानी पहचानी लगी। वो बोला, मैं तुझे जानता हूँ, तेरी आवाज। इसके आगे ईशान कुछ कहता किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और ईशान उसी वक्त बेहोश होकर नीचे गिर गया। बेहोश ईशान की तरफ देखते हुए लियाना ने उस शख्स से पूछा, अब इसका क्या करना है। हालांकि यह कहते हुए उसकी हवस से भरी नजरें ईशान को खाने को तैयार थी। उसकी इस चाहत को बढ़ाते हुए नाकापोश शख्स ने कहा, चिकना है, साथ ले चलते हैं, काम आएगा। उसकी बात सुनते ही दुबली पतली लियाना का शरीर जो कई महीनों से आदमी के लिए तरस रहा था, मानो ईशान उसके लिए किसी खिलौने की तरह ही था। उसने बिना वक्त गवाए ईशान को कंधे पर उठा लिया और दोनों मॉल के दूसरे रास्ते से बाहर जाने लगे। वही साध्वी पेमेंट करके थिएटर की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। ईशान की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। वो ईशान को किसी से बात करते देख आवाज लगाने ही वाली थी कि उसकी नजर बेहोश अनन्या पर गई। साध्वी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसके सामने ही ईशान को बेहोश कर दिया गया था। यह सब देखने के बाद साध्वी ने बहुत मुश्किल से खुद को चिल्लाने से रोका। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बोल्ड थी और बेबाक भी, पर वो बहादुर नहीं थी। वो शांत थी, तब भी अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकती थी। साध्वी ने खुद को संभाला और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे अरशद को इस बारे में बताना होगा। खुद से यह कहते हुए जब साध्वी ने कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन किया तो उसे एहसास हुआ उसके पास अरशद का नंबर नहीं था। इसलिए उसने डैनियल को कॉल किया। अरशद ने मीडिया के सामने आकर जो हलचल पैदा की थी, उसके बाद से ही इंपीरियल ग्रुप का काम बढ़ गया था। मीटिंग में होने की वजह से डैनियल का फोन साइलेंट था। साध्वी के पास ना तो मुन्ना का नंबर था, ना रघुवीर का। डैनियल के बाद उसके ध्यान में अयान और वंश का नाम आया। उसने बारी बारी से दोनों को कॉल किया, लेकिन क्लास अटेंड कर रहे अयान और वंश को भी साध्वी के कॉल का पता नहीं चला। साध्वी ने घबराते हुए कहा, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा। साध्वी ने नेक्स्ट कॉल अपने फियांसी को किया, फिर नेक्स्ट कॉल निशांत को। ऐसा लग रहा था आज उसकी किस्मत उसका साथ ही नहीं दे रही थी। तभी उसे ध्यान आया, अरशद का वो आदमी जिसने ईशान को मुक्का मारा था, वो वही मॉल में है। उसने अनन्या से कहा था वो इसी मॉल में रहेगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। एक वही शो अब मेरी मदद कर सकता है। खुद से यह कहते हुए साध्वी उस शख्स को ढूंढते हुए भीड़ की तरफ बढ़ गई। इस बीच वो सबको कॉल भी कर रही थी। कुछ ही मिनट की तलाश के बाद उसे वो इंसान मुंह में सिगरेट फंसाए हुए किसी से बात कर रहा था। उसने सिगरेट नहीं जलाई थी, लेकिन जिस इंसान से वो बात कर रहा था वो इंसान साध्वी को कुछ जाना पहचाना लगा। उसकी तरफ बढ़ते हुए साध्वी ने देखा जिस शख्स से वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं, अधीरा का असिस्टेंट सुधीर था, जिसे उसने कुछ देर पहले ही अधीरा के पीछे जाते हुए देखा था। एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होते ही साध्वी के कदम रुक गए। तभी सुधीर से बात कर रहे अर्जुन ने अधीरा की तरफ देखा। वो एक नज़र में ही पहचान गया, साध्वी अनन्या की डॉक्टर थी। उसने सुधीर से कहा, तुम अधीरा के पास जाओ, कुछ भी हो मुझे अपडेट करना। इतना कहकर अर्जुन साध्वी के पास आ गया। कद काठी, कपड़े और हेयर स्टाइल से तो वो अर्जुन साध्वी को वही इंसान लगा जिससे वो कुछ देर पहले मिली थी, मगर अब जब वो अर्जुन को सामने से देख रही थी तो उसे एहसास हुआ अर्जुन वो इंसान नहीं था जिसे वो ढूंढ रही थी। यह वो नहीं है, यह बस उसकी तरह दिखता है। मन ही मन खुद से यह कहते हुए साध्वी वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अर्जुन की आवाज़ सुनकर उसके चलते कदम रुक गए। अर्जुन ने कहा, तुम अनन्या की डॉक्टर हो, राइट? साध्वी थी तो अनन्या की डॉक्टर ही, पर अर्जुन उसके और अनन्या के बारे में कैसे जानता था? यह सोचते हुए साध्वी ने अर्जुन को देखा और बोली, तुम मुझे जानते हो? हालांकि यह सवाल करते हुए उसे अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई। अर्जुन कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकती थी। इसका एहसास उसे अर्जुन से नजरें मिलाते हुए ही हो गया था। अर्जुन ने उसके सवाल को नजरअंदाज किया। साध्वी के गालों पर सूखे आंसुओं के धब्बों को देखते हुए उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या कहाँ है? अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन साध्वी को समझ ही नहीं आया वो अर्जुन को क्या जवाब दे।
विदेश में रहने की वजह से वो मुंबई के सभी बड़े परिवारों को जानती नहीं थी, लेकिन वो इतना तो समझती थी, अरशद सिंघानिया के दुश्मनों की कमी नहीं है। वो पहले से ही आई मुसीबत को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऊपर से अर्जुन ने उसे यह भी नहीं बताया था वो अनन्या को कैसे जानता है। साध्वी इस उधेड़बुन में फंसी हुई थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। यह निशांत का कॉल था। कॉल देखकर साध्वी की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से फोन उठाया और डर और घबराहट के साथ जल्दी से बोली, निशांत, किसी ने ईशान और मेरी दोस्त अनन्या को सिटी मॉल में किडनैप कर लिया है। कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर जैसे ही अर्जुन ने सुना अनन्या का किडनैप हो गया है, उसकी आंखें भयानक हो गई। उसने झटके से साध्वी को अपनी तरफ खींचा। साध्वी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और आंखों के सामने डर छा गया। तभी अर्जुन ने उसे कंधे से पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए उससे पूछा, कौन थे वो? तुमने क्या देखा? जल्दी जल्दी बताओ। अर्जुन का यह भयानक अवतार देख साध्वी को लगा वो यमराज के सामने खड़ी है। वो ना चाहते हुए अर्जुन को वो सब बता दिया जो उसने देखा था। देखते ही देखते अर्जुन उसकी आंखों के सामने से ऐसे गायब हुआ जैसे वो इंसान ना होकर कोई हवा का झोंका हो। वही निशांत भी अपनी कंपनी से निकल गया था। दूसरी तरफ एक अजीब सी आवाज के साथ अनन्या को होश आने लगा। उसने आंखें खोली, लेकिन काले अंधेरे के सिवा उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। ऊपर से उसे अपने सिर में तेज दर्द भी हो रहा था। खुद को समझाते हुए जैसे तैसे वो बैठने में कामयाब हुई। उसे एहसास हुआ उसके हाथ पैर पिछली बार की तरह बंधे नहीं थे। उसने आंखें मसली और बगल में हो रही हलचल को देखने के लिए जैसे ही अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लियाना बिना कपड़ों के उसके सामने थी, तो वही ईशान शर्टलेस बेहोश पड़ा था। ईशान के होठों को चूमते हुए लियाना उसके शरीर पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे ईशान कोई इंसान ना होकर उसका फेवरेट खिलौना हो। अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ होता देख अनन्या की आंखें आंसुओं से सन गई। लियाना इस वक्त किसी खूंखार शिकारी की तरह लग रही थी, ईशान एक मासूम शिकार की तरह। ईशान को चूमते हुए लियाना धीरे धीरे उसके नीचे की तरफ खिसकती जा रही थी। ईशान के पैंट के बटन खोलते वक्त लियाना के मुंह से लार टपक रही थी। जैसे ही लियाना ने ईशान की पैंट की जिप को नीचे गिर किया, अनन्या जोर से बोली, रुक जाओ। जाहिर तौर पर इस वक्त किसी तीसरे का बीच में बोलना लियाना को पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अनन्या को देखा। इस वक्त उसकी आंखें लाल थी। अनन्या ड्रग्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन लियाना की आंखों को देखते हुए वो यह बता सकती थी उसके सामने निवस्त्र बैठी लड़की अपने होश में तो नहीं थी। इस वक्त अनन्या डर से कांप रही थी, लेकिन वो अपने सामने ईशान के साथ गलत होने भी नहीं दे सकती थी। उसने कहा, रुक जाओ, उसके साथ कुछ मत करो, प्लीज उसके साथ कुछ मत करो। क्या अनन्या लियाना को रोक पाएगी? जानने के लिए बने रहिए डेविल्स इनोसेंट लव के साथ।